8 कहेंगे, मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी जिंदगी में काम नहीं आती है, जिंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ते IAS बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तुमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और IAS। टीचर का चुना इसलिए मैंने MA किया, MPhil किया, PhD किया, UGC नेट JRF का एग्जाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक IAS में इसमें एलाइड में हो गया तो वहां जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मजा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अच्छे वकील हैं, आर्बिट्रेशन की दुनिया में बड़े सफल हैं। ऐसे 50 प्रोफेशंस हैं जो आज से पहले थे ही नहीं कभी, और शानदार तरीके से लोग काम करते हैं। रिस्क जितना हमारे दौर में था उसकी तुलना में आज रिस्क शायद 1/10 भी नहीं है। और जब इतना अच्छा समाज आपके सामने है तो क्यों ना आप अपने सपने अपने स्वधर्म के अनुसार जीने का प्रयास करें। और अभी 3 दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, किसी टीवी चैनल के साथ सेमिनार था। तो जब हो गई बातचीत पूरी, उसके बाद हम 10-15 लोग बैठे हुए थे, वैसे ही बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे। मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहां मैं गया था और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है। एक आर्गुमेंट दिया, वहां एक आर्गुमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गुमेंट बताता हूं। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जिंदगी भर में मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने जिंदगी भर ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ, बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है जहां कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है, तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहां आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत। बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपए वहां से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए जरा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी। तो सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं।
मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम। मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। लेकिन जब आप आईएएस बनने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख उनमें से एग्जाम देते हैं। उन 5 लाख लोगों में से इफेक्टिवली 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर 1 लाख में से 1 का हो तो 100 में 1 का हुआ, 5 लाख में 1000 का मतलब 500 में 1 का होता है। एंड दिस इज नॉट अबाउट आईएएस, दिस इज अबाउट ऑल सिविल सर्विसेज। 1000 सीट्स सिविल सर्विसेज की होती है, आईएएस की तो 180 होती है। अगर आप सिर्फ आईएएस का सोचेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2500 में से 1 का आईएएस में सिलेक्शन होता है। तो हम जिस सोसाइटी में है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो ये मान के चलिए कुछ भी कमाल करना है तो आपको 1000 में 1 तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो उद्यम में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप उद्यम करते, लेट अस एज्यूम कि आप उद्यम करते, और 2-4 साल स्ट्रगल होती, बहुत स्ट्रगल होती है। शुरू में 1-2 साल लगता है कि बंद ही कर दूं, नहीं चल पा रहा, इतना मुश्किल होता है अपना उद्यम करना। पर वो एक पॉइंट होता है जिसको एस्केप वेलोसिटी से पार करना होता है एक बार। शुरू में 1 साल बहुत निराशा होती है, बहुत दिल टूटता है। आप जो सोच के आते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता शुरू में। कोई नहीं पूछता आपको शुरू में। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिफिकेशन पीरियड है कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, पर मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते, ऐसा भी क्या है, 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है। और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, सबसे ज्यादा, वो ये है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, अपना काम शुरू किया। शुरू में हमारे यहाँ 3 लोग काम करते थे, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में 1800 लोग काम करते हैं, 1800। और मुझे सबसे बड़ा सुकून इस बात का है कि 1800 परिवार चल रहे हैं मेरे उस एक फैसले से। और यदि आप उद्यम करते हैं, उनसे मैंने कहा, और एज्यूम करते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता, उस कंपनी की वैल्यू आपकी सैलरी से शायद 1000 गुना ज्यादा होती, जैसा वैल्यूएशन होता है, और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। करेज क्यों नहीं आ सकता हमारे अंदर, साहस क्यों नहीं आ सकता है? कम से कम एक चांस लेने के लिए, एक खतरा उठाने के लिए, ट्राई करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए? और इसलिए मैं आप सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने स्वधर्म को ठीक से पहचानिए, आप जीवन से क्या चाहते हैं ठीक से पहचानिए,
अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं पावर कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आप समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं। यदि आपको चाहिए जीवन में शांति, सुकून, तो फिर एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा उद्यम जैसे खेती का काम। आप तो सिक्किम में रहते हैं, मैं कल आते हुए रास्ते में सोच रहा था कि सिक्किम के युवा अगर अपना स्टार्टअप शुरू करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, आपको अंदाजा नहीं है दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में किसी शॉप के ऊपर लिख दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां लाइन लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स खा खा के इतने पगला चुके हैं हम लोग, जिस शॉप पे लिखा हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब अजीब हाल हो जाता है। सिक्किम के युवा, जब आपका स्टेट दुनिया का पहला स्टेट ऐसा है जहां ऑर्गेनिक फूड मिलता है सिर्फ, आपके पास तो दी हुई ब्रांडिंग है पहले से, उस ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके अगर आप दिल्ली में, और दिल्ली ही क्यों, दुनिया भर में आजकल तो एक एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन ऐप बनानी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट सेल करना है। और अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएं और सिक्किम में 10-20 यूनिकॉर्न खड़े हो जाएं, यूनिकॉर्न का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है। $1 बिलियन का मतलब आज के जमाने में होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए। वैल्यू, इनकम नहीं, वैल्यू, कंपनी की वैल्यू इतनी है। और ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस 2-3 साल की गंभीर स्ट्रगल। फिर कल मैं एक बात और सोच रहा था, जब मैं बागडोगरा से यहां आया, मैंने कल महसूस किया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जिसमें सिक्किम भी है, बाकी राज्य भी हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। मुझे दिल्ली से कहाँ जाना होता है, मैं बॉम्बे अक्सर जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ। जहाँ भी जाना होता है, अगर मैं सड़क से जाऊँ तो कुछ घंटे, बॉम्बे तो अब 12 घंटे का हो जाएगा, पहले 24 घंटे का था। और फ्लाइट हर जगह की है, फ्लाइट में बैठे 2 घंटे बॉम्बे, 1 घंटा इलाहाबाद, आधा घंटा लखनऊ, आधा घंटा जयपुर, बात खत्म, पहुंच गए। अब मैं सिक्किम आना चाह रहा हूं, कल को शायद मैं अरुणाचल जाना चाहूं, नागालैंड जाना चाहूं, मैं बहुत आसानी से पहुंच नहीं पा रहा हूं। यह दिक्कत तो सब लोगों के साथ है। आपका दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ कांटेक्ट इतना कमजोर है, चिंता की बात है। पर यह चिंता केवल सरकार के लिए क्यों है? एक रास्ता भी तो है। कल मैंने रास्ते में एक चीज सोची, आपसे शेयर करता हूं, शायद आप में से कोई इस रास्ते पे चलना चाहे। हवाई जहाज तो उसके लिए बहुत बड़ी पट्टी चाहिए होती है। मुझे पता है कि यहां पड़ोस में एक हमने एयरपोर्ट बनाया है जो मौसम की वजह से कम चल पाता है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को ठीक से समझते हो तो अभी दुनिया के कुछ देशों में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आपको। क्या एक्सपेरिमेंट है? एयर टैक्सी का, हवाई टैक्सी। कई कंपनियों ने अलग अलग तकनीक से यह प्रयोग करके देख लिया है। उबर इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात भी उबर कंपनी के मालिक से 3-4 साल पहले हुई कि उबर टैक्सी हम चलाएंगे, एयर टैक्सी चलाएंगे दिल्ली में जल्दी ही। दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1 घंटा लगता है, एयर टैक्सी 8 मिनट लेगी मैक्सिमम। टैक्सी कैसे काम करेगी? आपने ड्रोन देखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी तो एक तरह का ड्रोन ही होता है। एक कार जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 4 पंखे लगे हैं, वो ड्रोन बन के उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बैटरी ड्रिवन चीजें भी आनी शुरू होने वाली हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती हैं ऑपरेट करने में। मैं कल ही सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ ऐसे युवा हों, कुछ सिक्किम में हो, कुछ अरुणाचल में हो, नागालैंड में हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में हो, और मिलके कुछ ऐसी कंपनियां बनाएं सरकार की पॉलिसी से बात करके, और मेरे ख्याल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में बात करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन जो रिक्वायर्ड है वो लेने के बाद उबर जैसी कंपनियों से टाई अप करके जैसे भी करना चाहें,
अगर हमारे पास एयर टैक्सी का एक अच्छा मॉडल बन जाए। कल जब मैं तीस्ता के पास से निकला, मैंने अपने ड्राइवर साहब से पूछा, क्योंकि पुल एक दो टूट गए वो बता रहे थे, बहुत मिट्टी मलबा जमा था। मैंने उनसे पूछा कि जैसे नदी के सामने जो गांव है, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना हो, पुल तो टूट गया, कैसे जाएंगे? उन्होंने बताया कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए 50 किलोमीटर पीछे जाके एक पुल पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुल टूट गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए इस नदी के इधर और उधर दो दोस्त रहते हैं, या किसी बच्चे का घर इधर है, स्कूल उधर है, अब वो कैसे जाएगा? और ऐसा क्यों ना हो कि इस राज्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे पास एयर टैक्सी के छोटे छोटे मॉडल्स बहुत जगहों पर हों, जो बहुत कम फीस पर वो सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। और ये उद्यम बाकी राज्यों के लोग यहाँ के करें, क्या इससे बेहतर नहीं है कि सिक्किम के बच्चे ये उद्यम करें? और सिक्किम के टूरिज्म के डेवलपमेंट में सिक्किम को फायदा हो, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी मैं बता ही दूंगा, वो तो मेरा काम है ही, मैं रोज वही बताता हूँ। तो मैंने अभी तक आपके 2 सवालों का एड्रेस किया, एक अंतिम सवाल टीचर्स वाला और एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेके बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफी ज्यादा हो गया होगा, टाइम कितना हुआ मुझे पता नहीं, पर जो भी हो गया। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं है, लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं है। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक, जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है, और गैस खत्म होते सूख कर नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गरीब मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आ गए, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन
आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड चाहिए नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतनी उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए। और मैंने खूब देखा है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा है कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे पूरी, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना, अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया? नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है? 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हों। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हो, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल, मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दें। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहे देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए।
टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है। वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़े, तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अंतिम बात, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, 2 बच्चियों ने कहा कि मैं टीचर बनने का मन है, तो हम क्या करें? देखो, ध्यान रखो, जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से अटेंशन स्पैन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है। पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे, वैसे मैं कम बैठता था क्लास में, लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी एज ए स्टूडेंट, 40-45 मिनट टीचर के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो बच्चों को बिठा के रखे। स्कूल में तो टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप बैठेंगे, बच्चे की चॉइस होती है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठा, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में। 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब 50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दी आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू हूं, तेजाब आंख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूं मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। आज की जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना, ये जो बच्चे 21st सेंचुरी वाले हैं, इन बच्चों की अटेंशन को बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमेशा ऐसे करने वाले लोग हैं, इनकी उंगलियां यूं चलती है हमेशा। 50-100 साल में अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का, इवोल्यूशन में जितना अंगूठे का इस्तेमाल आजकल फोन पे हो रहा है, इवोल्यूशन का अगला स्टेप है, अंगूठा लंबा होने वाला है हमारा। ये बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं, वो भी रील 1 मिनट वाली, 20 सेकंड वाली, इंस्टा पे गए, रील देखी, 2 सेकंड में तय करते हैं ठीक है नहीं, खटाक से अगला, फिर खटाक से अगला, 2-2 सेकंड में मामला खत्म होता है। अब जिस समाज के बच्चे 2 सेकंड नहीं झेल पा रहे किसी को, उस समाज में टीचर को 40 मिनट या 50 मिनट क्लास में बैठना है, खड़े होना है, पढ़ाना है। अब मेरा चैलेंज सोचिए, यहाँ मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो लोग होंगे ही, जनरली बैठे ही हुए अब तक। अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता, अब तक 2-4 लोग ही बैठे होते। कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्या ध्यान रखना है? अगर आप फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबके पास है। आपको 2 चीजों पर गौर करना होगा। पहला, जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन अब नहीं चल सकता, भूल जाइए इस बात को। कम्युनिकेशन हैज टू बी 2 साइडेड। बच्चे क्लास में इन्वॉल्व रहें, बोल सकें, सवाल खड़े कर सके, आप जवाब दें। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करते हैं। तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है, मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुरा भी नहीं लगता है, उस लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे क्लास में। और तीसरी बात, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियां, कुछ पोएटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब
बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आंख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे जो काम करना था, आपके सवाल मैंने संभाल लिए और आपकी जिज्ञासाएं शांत कर दी होंगी। अगर समय बचा हो तो कुछ सवाल बच्चे पूछना चाहें तो मैं आंसर कर दूंगा। समय हो गया है तो जैसा आप लोग डिसाइड करें। थैंक यू सो मच। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।